हे एवरीवन, वी स्टार्टिंग विद द लास्ट वीक का करंट अफेयर हमारे अगस्त का। ठीक है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, इट्स वेरी स्मॉल, क्योंकि इसमें ज़्यादा न्यूज़ आइटम्स आपके आए नहीं थे। कुछ एक दो टॉपिक्स होंगे जो हमारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी ऊपर पर देखना है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। 15 से 20 मिनट में मैक्सिमम हो जाएगा ये। देखो, पहला न्यूज़ आइटम है दैट इज योर न्यू एज गेटवे डिवाइस। ये क्या होता है? आपने ई सिगरेट का नाम सुना है? ई सिगरेट का नाम सुना है? ये वही ई सिगरेट है। ठीक है, क्या है ई सिगरेट्स? क्या हो गया ये? आओ देखो, ये ई सिगरेट्स है। न्यू एज गेटवे डिवाइस। अब यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि होते क्या है? कुछ नहीं, ई सिगरेट्स, वेप इसको बोलते हैं, वेप या फिर ई सिगरेट्स, ये सारे होते हैं। मतलब क्या, बेसिक इसके अंदर में कुछ तो भी पानी का मैकेनिज्म होता है। एंड देख रहे हो इस तरीके से, ई सिगरेट, ई हुक्का, इस तरह की चीज़ें। तो ये क्या है? जो ट्रेडिशनल सिगरेट होता है हमारा, उसका ऑल्टरनेटिव है ये। बट इट इज़ नॉट हेल्दी इधर। वाई? क्योंकि आपके जो आज के सिगरेट में निकोटीन होता है, यस, एंड निकोटीन प्लस अदर कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस होते हैं विच कैन कॉज कैंसर। ओके, अब इसने क्या बोला, ई सिगरेट, लोगों को क्या लगता है कि इससे कैंसर तो नहीं होगा, बट द थिंग इज दैट कि इट इज नॉट येट एस्टैब्लिश्ड येट। इसे फेफड़ों में पानी भर जाता है वेप लेने से। एंड द वर्स्ट पार्ट अबाउट इट इज दैट कि आप ऐसे हाथ में वेप लिए रहते हो एंड उसको पीते रहते हो एंड यू थिंक इट इज अ हेल्दी ऑल्टरनेटिव। भाई सिगरेट तो छोड़ दिया है ना यार, सो दिस इज इट। ठीक है, इट इज नो बेटर देन सिगरेट्स। तो ये हो गया, ये आपका हो गया न्यू एज गेटवे डिवाइस। तो इसमें क्या आ जाएगा? वेप या फिर ई सिगरेट्स ही आ जाएगा। कुछ खास इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक वर्ड जानने के लिए जान लेते हैं। रूमी वन, इसमें सिर्फ इतना समझो कि रूमी वन जो है इंडिया का नाम है। ठीक है, तमिलनाडु बेस्ड स्टार्टअप ने लॉन्च किया है। हाइब्रिड रॉकेट है, रीयूजेबल है। मतलब कि रॉकेट ऊपर जाके जब छोड़ते हैं हम तो यूज़ तो हो नहीं पाता है, ये रीयूजेबल है कि ऊपर जाएगा तो इसको रीयूज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज इट अबाउट योर रूमी वन, इतना ध्यान रखना है बस। ठीक है, रूमी वन क्या है, किसने लॉन्च किया? हाइब्रिड रॉकेट है, किसने लॉन्च किया है? इसरो ने लॉन्च नहीं किया, इंडियन है बट इसरो ने लॉन्च नहीं किया, इतनी सी बात। न्यू एजुकेटिव डिवाइस क्या है? ये हो गया। बायो ई3 पॉलिसी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट गिव इट अ रीडिंग एंड आपके यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ओके, दिस नॉट मच इंपॉर्टेंट। बहुत छोटा सा ये होगा वीडियो, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं इसमें इंपॉर्टेंट इस वीक के करंट अफेयर में। अब देखो यहाँ पे टेनेजर वन, नासा ने स्पेस एक्स जो इलॉन मस्क का, उसके साथ मिलकर क्या लॉन्च किया? टेनेजर वन सैटेलाइट लॉन्च करी है। ठीक, ये स्पेक्ट्रोमीटर टेक्नोलॉजी यूज करता है ग्रीन हाउस गैस को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, बाय देयर स्पेक्ट्रल सिग्नेचर्स। अब मीथेन को टारगेट करता है विच इज अ पोटेंट ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, विच कॉन्ट्रीब्यूट टू द ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, अब यहाँ सिंपल सी बात है, कुछ खास बात नहीं है इसमें, इस न्यूज में इतना सा बात है कि जो टेनेजर वन है आपके पास, इट इज लॉन्च्ड बाय व्हाट? नासा प्लस स्पेस एक्स। तो मैं अगर यहाँ पे आपको बताऊं तो दैट इज नथिंग बट योर, यहाँ लिखोगे नासा प्लस स्पेस एक्स। क्या लॉन्च किया है? टेनेजर वन। ये मैंने लिख दिया ताकि आपको एग्जाम के लिए याद हो जाए यहाँ पे। ठीक है, काम क्या करता है? ग्रीन हाउस गैसेस को डिटेक्ट करता है। प्राइमरीली कौन सा गैस? मीथेन। अब ग्रीन हाउस गैस आपको बेसिक तो बताने की जरूरत तो नहीं है। ग्रीन हाउस गैस क्या होते हैं? जो कि एटमॉस्फेयर वार्मिंग करते हैं। ठीक है, दे एब्जॉर्ब हीट एंड दे वार्म अप द एटमॉस्फेयर, लाइक मीथेन, लाइक योर मीथेन, लाइक योर कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब है। ठीक है, PF6, SF6, PF6, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये सब आपके यहाँ पे इसमें आ जाता है, क्या आता है? ग्रीन हाउस गैस में आ जाता है। कूल, समझ आ गई बात। अब इसके लिए इसको डिटेक्ट करके उसमें फिर टारगेटिंग करेंगे, भाई इस एरिया में ज़्यादा ग्रीन हाउस इमिशन होता है, इस एरिया में ज़्यादा अच्छा फोकस करो, ये बस बात है। तो सैटेलाइट के थ्रू उसको डिटेक्ट करेगा कहाँ पे ग्रीन हाउस गैस ज़्यादा है। एक और है सोनोल्यूमिनेसेंस। ये कुछ खास बात नहीं, पढ़ना पढ़ो की बात नहीं है। देखो, एक पिस्टल श्रिम्प नाम की स्पीशी होती है, पिस्टल श्रिम्प, ये है पिस्टल श्रिम्प। ठीक है, ये करती क्या है कि यहाँ पे कुछ तो ये पहले एयर बबल क्रिएट करती है पहले। अब मैं दिखा देता हूँ आपको अच्छे से। देखो, मान लो कि मेरे पास श्रिम्प है यहाँ पे, कोई सब ना भी पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी अब लिख दिया तो पढ़ लो यार। दिस आर लिटरली नॉट इंपॉर्टेंट, बट फिर भी देख लो। देखो, श्रिम्प है ना मेरे पास, अगर श्रिम्प क्या होती है यार? श्रिम्प जो हम लोग खाते हैं,
ठीक, ये पिस्टल श्रिम्प जो इसको तो नहीं खाते हम। ये क्या करती है, इसके पास जो मान लो कोई शिकार है इसके पास, तो व्हाट इट विल डू इज दैट कि पहले ये सोनोल्यूमिनेसेंस क्रिएट कर सकती है, ऐसा कहते हैं। कैसे करती है कि पहले एक बबल बनता है इसका गैस का, फिर यहाँ से ऐसा साउंड वेव ये देती है, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव देती है। साउंड वेव का प्रॉपर्टी क्या होता है, इस तरीके से रेयरफैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफैक्शन, फिर कंप्रेशन, ऐसा कुछ है। तो पहले फार, फिर नियर, फार नियर, इस तरीके से साउंड वेव क्या करता है, प्रोपागेट करता है। ये साउंड वेव जाके जब इस गैस के बबल को हिट करता है तो हो क्या रहा है कि जब ये पास आया तो इसको कंप्रेस किया, ठीक है, फिर दूर गया, कंप्रेस किया, कंप्रेशन एक्सपेंशन, इतना फास्ट कंप्रेशन एक्सपेंशन होता है जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर इट इंक्रीजेस टू थाउजेंड्स ऑफ डिग्रीज। तो दिस इज व्हाट इट इज। इस वजह से फिर क्या होता है, इट बर्स्ट, एंड बर्स्ट करने से सामने जो बंदा होता है वो इवापोरेट कर जाता है, तो शिकार को अपने ये इट कैप्चर्स द इट्स प्रे। सिंपल सी बात है, समझ गए, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है, ठीक है, देख लिया। अब लेप्टोस्पायरोसिस इज द ओनली न्यूज अभी तक क्या विच इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। लेप्टोस्पायरोसिस क्यों भाई, क्योंकि केरला में लेप्टोस्पायरोसिस का आउटब्रेक हुआ, ये कंटेक्स्ट याद कर लोगे, ध्यान में रहेगा, ठीक है। लेप्टोस्पायरोसिस का आउटब्रेक हुआ केरला में, 121 डेथ देखी गई हैं, 1170 केसेस देखे गए हैं, ये कंटेक्स्ट ध्यान रख गया दिमाग में, ठीक है। इसके बाद और क्या, अब हमें वही चीज़ डिजीज में क्या पढ़ते हैं भाई, बैक्टीरियल है कि वायरल है, तो ये क्या है सर, दिस इज बैक्टीरियल। पहले नंबर 1 चीज़ ध्यान रखनी है एग्जाम के लिए, ठीक है। सो व्हाट इट इज योर बैक्टीरियल डिजीज, ठीक है। उसके बाद ट्रांसमिशन क्या होता है, एनिमल टू ह्यूमन के थ्रू ट्रांसमिशन है, स्किन कट, मतलब कि आपके कटे हुए स्किन पे अगर वो लग गया तो इट कैन बी ट्रांसफर्ड, ठीक है। पानी कंटामिनेटेड है उसके थ्रू ट्रांसफर हो जाएगा। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इज वेरी रेयर, एंड प्रिवेंशन क्या है, डॉक्सीसाइक्लिन चलाते हैं इस पे। मैंने पढ़ाया था आपको डॉक्सीसाइक्लिन के बारे में, क्या है, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक क्यों दे रहे हैं, ये बैक्टीरियल है, बैक्टीरियल पे तो एंटीबायोटिक देंगे यार। तो सिंपल सी बात है, लेप्टोस्पायरोसिस क्या है, इट्स अ डिजीज आउटब्रेक विच इज क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केरला में हुआ है, एनिमल टू ह्यूमन जाता है, ह्यूमन टू ह्यूमन बहुत रेयर है, और इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। यस, हम क्या करते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन अगर चलाएंगे तो इट कैन बी ट्रीटेड, इसको ट्रीट किया जा सकता है बाई टाइमली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्सीसाइक्लिन विच इज एन एंटीबायोटिक। और एंटीबायोटिक क्यों काम करेगा, क्योंकि ये बैक्टीरियल डिजीज है। क्या ये चीज़ दिमाग में आ गई हमारे, यस। आगे बढ़ते हैं, ये एक पहला न्यूज़ जो हमारे अभी तक इंपॉर्टेंट है, सोलर पैराबोइडल टेक्नोलॉजी कुछ नहीं है यार। पैराबोला क्या होता है, ये पैराबोला है, पैराबोला देखा होगा यार, हाइपरबोला, पैराबोला, ये पैराबोला है, ये पैराबोला, इस तरीके से इसको पैराबोला बोलते हैं। देख रहे हो, ये पैराबोला ही तो हुआ, ये इस तरीके से बढ़ा दो इसको तो पैराबोला ही तो हो गया पैराबोला। सन की लाइट इसमें आएंगी, इस तरीके से आएगा, ठीक है। सन की लाइट इस वगैरह क्या करेगा, एक जगह जाके आपके क्या कर देगा, फोकस कर देगा। जब एक जगह जाके फोकस कर देगा तो होगा क्या, ये पैराबोलिक मिरर्स लगे होते हैं इसमें, सनलाइट को रिसीवर है फोकस कर देगा, ठीक है, दिस इज इट, कूल। और उससे क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा रिसीव होगा, इस टेम्परेचर को यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ये कोई खास न्यूज़ हमारे पास है ही नहीं, इसको एक्सप्लेन करने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। कॉम्बिनेशन ड्रग विच इज़ इंपॉर्टेंट, लेकिन ये कुछ बहुत बड़ा न्यूज़ नहीं है, समझ लो क्या होता है। एफडीसी अगर एग्जाम में कहीं पूछ लिया आपसे कि एफडीसी क्या होता है, ये जानना जरूरी है हमारे लिए। एफडीसी क्या होता है, एफडीसी बेसिकली मतलब है जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स। आपने देखा होगा देयर इज अ ड्रग कॉल्ड एज चेस्ट ऑन कोल्ड, कभी खाया है, डी कोल्ड टोटल, चेस्ट ऑन कोल्ड, ये सब न्यूज़ देते थे ये लोग, ठीक है। सिप्ला की मेडिसिन है ये, चेस्ट ऑन कोल्ड, डी कोल्ड टोटल, इसका ऐड भी आता था बहुत ज़्यादा यार, राइट, सर्दी जुकाम से छुटकारा पाएँ, ये वैसा ऐड था। अब डी कोल्ड टोटल करते, इसलिए करता क्या है, इसमें फिक्स डोज कॉम्बिनेशन होता है कि इसमें पैरासिटामॉल भी होगा, इसमें आपके सर्दी के लिए एंटीहिस्टामिन्स भी होंगे, मे बी इट कैन बी डाइहाइड्रोक्लोराइड, मे बी इट कैन बी लिवोसिट्राजिन डाइहाइड्रोक्लोराइड, मे बी इट कैन बी फेनाइलफेरिन। सो बेसिकली क्या है इसमें कि एक बुखार की दवा है, एक बॉडी पेन की दवा है, और इसके अंदर में सर्दी की भी दवा है। इसका मतलब कि इसमें फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको, हालांकि कुछ खास आपके उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी देख लो। एफडीसी मतलब क्या है, फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स, मतलब कि कॉम्बिनेशन होगा। क्या मतलब है, कॉम्बिनेशन होगा तो तो कॉम्बिनेशन किसका होगा आपकी, इट कैन बी, लेट से किसी को बुखार भी हुआ तो बुखार के ड्रग का, इसमें क्या चलता है, इसमें चलता है कि इसमें क्या चलता है आपका एंटीपायरेटिक ड्रग्स। मतलब कि पायरेटिक का क्या मतलब होता है कि बुखार के टेम्परेचर को डाउन करेगा, एंटीपायरेटिक ड्रग्स। उसके बाद क्या चलता है आपका
देन देर इज योर एनाल्जेसिक्स, बुखार में बॉडी पेन होता है तो उसके लिए एनाल्जेसिक चलाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये किस लिए भाई? बॉडी पेन के लिए। और उसके बाद जैसे मान लो कि आपके पास मान लो सर्दी है, ठीक है, तो आपके पास कोल्ड है, तो उसके लिए सर्दी वर्दी नाक चल रही है तो उसके लिए क्या करेंगे? दे विल एडमिनिस्टर यू विथ एंटीहिस्टामिन्स। इसमें लिवोसिट्रीजिन हो जाएगा, यहाँ पे आपके एनाल्जेसिक में आपका लेट्स से इट कैन बी एसिक्लोफेनेक, और यहाँ पे फीवर में इट कैन बी पैरासिटामोल। तो एक दवाई है चेस्ट ऑन कोल्ड, जिस चेस्ट ऑन कोल्ड के अंदर में यू विल फाइंड, इस चेस्ट ऑन कोल्ड जो दवा है इसके अंदर में जो फीवर के लिए कौन सी दवा हो जाएगी? या फीवर के लिए इज योर पैरासिटामोल, PCM, दैट इज व्हाट इज योर एंटीबायोटिक, आपके फीवर को डाउन कर देगा। सेकंड दवा इज योर एनाल्जेसिक, जो आपके बॉडी पेन पे काम करेगा, उसका नाम है एसिक्लोफेनेक, एसिक्लोफेनेक होता है इसमें। थर्ड दवा इज योर एंटीहिस्टामिन, जो आपके सर्दी को काम करेगा, उसके लिए देते हैं लिवोसिट्रीजिन, हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। ये 3 तरह की दवा को क्या करा है, किसी किसी फिक्स डोज में, मान लो कि 325 mg ये देते हैं, आई थिंक 100 mg ये देते हैं, और 5 mg के अराउंड ये देते हैं, ठीक है। तो क्या किया, सबका एक फिक्स डोज को करके इसका फिक्स डोज बना के सब कॉम्बिनेशन में आते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज फिक्स डोज कॉम्बिनेशन। ये फिक्स डोज हो गया, उसका कॉम्बिनेशन हो गया, तो ये हो गया फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स। दिमाग में फिट हो गई बात ये चीज़, ठीक है। ये सब नाम होते याद करने की जरूरत नहीं है आपको, ड्यू टू माई ओन इंटरेस्ट आई नो दीज थिंग्स, ठीक है। बट फिर भी इतना ध्यान रखना ही होगा यार कि पैरासिटामोल मतलब एंटीबायोटिक, मतलब फीवर को डाउन करता है, ठीक है। एनाल्जेसिक मतलब कि ये सब आपके 11वीं क्लास की NCERT में दिया हुआ है, ठीक है, तो पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ मैं कोई रॉकेट साइंस वाली चीज़ नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, ये देख लिया हमने। नाउ टॉक अबाउट क्वासार्स क्या होते हैं। क्वासार में कुछ खास बात नहीं है यार, देखो इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है, मतलब कि क्वासाई इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब दे आर वेरी फार अवे। क्वासाई स्टेलर ऑब्जेक्ट्स मतलब कि दे आर वेरी फार अवे इन द यूनिवर्स, दे आर सो फार अवे, दे आर मोस्ट एनर्जेटिक। क्यों एनर्जेटिक? दे आर द ब्राइटेस्ट एवर ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, ठीक है। अब प्लीज अंडरस्टैंड दिस कि दे आर मिलियंस ऑफ लाइट, दे आर लाइट अवे फ्रॉम अस, ठीक है, बिलियंस ऑफ लाइट अवे फ्रॉम अस। इफ दे आर बिलियंस ऑफ लाइट अवे फ्रॉम अस, तो मतलब कि मिलियंस ऑफ ईयर्स हैज बीन टेकन फॉर लाइट टू कम हियर। और जो लाइट हम आज देख रहे हैं, इसका मतलब कि ये लाइट मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले निकली है वहां से। तो वी कैन, तो इसका मतलब जो चीज हम आज देख रहे हैं उसको देख के वी आर बेसिकली नॉट लुकिंग एट द प्रेजेंट, वी आर लुकिंग एट द पास्ट। यही तो होता है ना स्पेस एस्ट्रोफिजिक्स, कि इसकी लाइट को यहाँ आने में अगर मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे, मतलब ये मिलियन ऑफ ईयर्स पहले चला होगा वहां से, और मिलियन ऑफ ईयर बाद आज पहुंचा है, तो हम आज देख रहे हैं। मतलब कि जो इनका कल था वो हमारा आज है, तो हमारे लिए तो प्रेजेंट है, बट इनके लिए मिलियन ऑफ ईयर्स पहले। तो इसका मतलब कि अगर हम आज देखते हैं, इसका मतलब वी आर लुकिंग एट द पास्ट, वी आर नॉट लुकिंग एट द प्रेजेंट। हमारे लिए प्रेजेंट है, ठीक है, उनका प्रेजेंट हमारे लिए पास्ट है। समझ पा रहे हो इस बात को? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है ये चीज़, अगर समझ नहीं पाओगे तो जितना सोचोगे उतना दिमाग जाएगा। सिंपल भाषा में समझो कि अगर लाइट को वहाँ से आने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे, तो हमको मतलब कि आज दिख रहा है, तो वहाँ से तो कल चला होगा। वहाँ भी जो हो रहा है हमको आज दिख रहा है, तुरंत दिख रहा है। मान लो मैं बात कर रहा हूँ, आपको तुरंत दिख रहा है, क्यों? क्योंकि प्रेजेंट में काम चल रहा है, ठीक। लेक्चर मान लो मैंने 4 दिन पहले रिकॉर्ड किया, आपको आज दिया, तो अगर आप लेक्चर आज मतलब यूर लुकिंग एट द पास्ट, कि मैंने जो कल कपड़े पहने थे 4 दिन पहले, दैट इज व्हाट यू आर लुकिंग एट, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इट इज। ये हो गया हमारे पास। आगे बढ़ते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं। एंटिसिपेटरी बिल कुछ नहीं। एंटिसिपेशन का क्या मतलब होता है? एंटिसिपेशन सिंपली मीन्स कि किस चीज़ को एक्सपेक्ट करना, कि आपको पता है कि आपको पुलिस उठा के लेके जाएगी, ठीक है, तो आप पहले से ही अपना बेल वकील को बोल देते हो कि एंटिसिपेटरी बेल ले आओ, कि अरेस्ट होने से पहले का ही एंटिसिपेटरी बेल है। ये वही चीज़ है, कुछ खास बात नहीं है। परपेचुअल बॉन्ड क्या होता है? देखो परपेचुअल बॉन्ड का क्या मतलब होता है? सिंपली बॉन्ड का सिंपल सा फंडा है कि बॉन्ड आप देते हो एक फिक्स्ड पीरियड के बाद। आपको बॉन्ड का मैकेनिज्म क्या है? बॉन्ड का सिंपल सा मैकेनिज्म यहाँ पे ये होता है हमारे पास, एक मिनट, हाँ, तो किसी भी बॉन्ड का सिंपल सा, बॉन्ड कैसे ऑपरेट करता है यार, कि बॉन्ड है, जैसे मान लो कि आपने सरकार से बॉन्ड लिया, या किसी भी एंटिटी से बॉन्ड लिया, ठीक है, ये मान लो एंटिटी एक्स है, इससे आपने बॉन्ड लिया, इसको आपने कुछ पैसे देते हो आप इसको, और ये आपको उसके बदले में एक बॉन्ड दे देता है कि भाई देखो आपने मेरे को 5 लाख रुपए दिए, तो 5 लाख रुपए का बॉन्ड है। अब इस बॉन्ड पे आपको मैं हर साल सालाना इंटरेस्ट दूंगा,
ठीक है, सारा इंटरेस्ट लेके जाना। और मान लो कि मेरी मैच्योरिटी पीरियड मान लो 8 साल की है, तो 8 साल के बाद ये बॉन्ड लेकर मेरे पास आना और मैं आपको जितने पैसे आपका प्रिंसिपल अमाउंट है प्रिंसिपल अमाउंट लौटा दूंगा। परपेचुअल बॉन्ड में क्या होता है कि ये कभी, ये जो लौटाने का सिस्टम है, ये वाला सिस्टम जो लौटाने का मैच्योरिटी पीरियड कभी आएगी ही नहीं। परपेचुअल का मतलब क्या होता है, तो किसी चीज़ के नाम में घुसो। परपेचुअल का मतलब तो कोई चीज़ जो हमेशा चलती रहे, हमेशा चलती रहे। तो मतलब कि एक टाइम बाद इसको मैच्योरिटी पीरियड 8 साल बाद आनी थी, 8 साल के बाद ये समाप्त हो जाएगा बॉन्ड, और फिर इसको बॉन्ड जाकर देगा और इन दोनों का रिलेशनशिप यहाँ पे ओवर हो जाना था, ऐसा कुछ खत्म हो जाना था मामला। बट परपेचुअल बॉन्ड क्या बोलेगा कि ये कुछ मैच्योरिटी पीरियड है ही नहीं सर, ये कुछ हम दोबारा लेन देन करेंगे ही नहीं। एक बार आपने हमको पैसा दिया, हमने आपको बॉन्ड दिया, अब हम आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट देंगे, ये इंटरेस्ट देते रहेंगे हम आपको परपेचुइटी तक, हमेशा इंटरेस्ट देंगे, ये सिलसिला कभी खत्म होगा ही नहीं। दिस इज व्हाट इज अ परपेचुअल बॉन्ड। क्लियर हो गया? तो एग्जाम में अगर परपेचुअल बॉन्ड में प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न होता है, नहीं, इंटरेस्ट हमेशा मिलता है, यस। एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए फंड है। अब बोलो यार एग्रीकल्चर का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? इट कैन बी कोल्ड स्टोरेज, ठीक है, एग्रीकल्चर का ट्रांसपोर्टेशन, इट कैन बी एग्रीकल्चर का कोल्ड स्टोरेज, इट कैन बी एग्रीकल्चर का आई वुड से कि थ्रेशर्स, ट्रैक्टर्स, ये सब इरिगेशन का कुछ दिखा लो। दिस ऑल आर द एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके लिए हमने ये फंड बनाया है, ठीक है। इस फंड में 1 लाख करोड़ रुपया का एक्सपेंशन कर दिया, फंड को बढ़ा दिया है। आत्मनिर्भर भारत कैंपेन में लॉन्च किया गया था इसको। इस फंड से क्या होगा, लिमिटिंग दी जाएगी, ठीक है। इससे होगा क्या, फार्मर की इनकम बढ़ेगी ऑफ कोर्स। ये सब हम लोग ऐसे भी एग्रीकल्चर के स्टैटिक में डिटेल में पढ़ते हैं, ये सब तो कुछ खास बात नहीं है, अभी पढ़ने का मतलब नहीं है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है ना हमारे पास, यूपीआई, जिसमें आप पेमेंट करते हो एक ही जगह पे आके। यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस है कि आपको जो लोन लेना है, जैसे फार्मर को, एमएसएमई को लोन लेना होता है, तो उसके लिए देयर इज अ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, लेंडिंग इंटरफेस, जहाँ पे एक ही जगह पे जाएंगे और किसी भी बैंक से आप जाके लोन ले सकते हो, ऐसा कुछ बना रही है। तो समथिंग आरबीआई गवर्नर ने ऐसा कुछ करने का लॉन्च किया है और बात चल रही है इसके ऊपर। एंड पेमेंट पास की सर्विस क्या है, इट इज एन ऑल्टरनेटिव टू द ओटीपी। ट्रांजिशन होता है तो ओटीपी आता है, यस। ये पेमेंट पास की सर्विस क्या बोलता है कि ये बोलता है कि ओटीपी को रिप्लेस करेगा। एक पहले से ही एक पास की जगह किसी पेमेंट के लिए वो पास की डालो और आपका काम हो जाएगा, ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, ताकि इंस्टेंट पेमेंट हो जाए आपके पास। ब्लूबेरीज, ये कुछ खास बात नहीं, ब्लूबेरीज हम लगा रहे हैं इंडिया में भी, इंपोर्ट कर रहे हैं बेसिकली। कहाँ से कर रहे हैं इंपोर्ट? पोलैंड से। एक बात समझो ब्लूबेरीज के बारे में, ब्लूबेरीज इज टेम्परेट फ्रूट, एक्जॉटिक फ्रूट है, हमारे यहाँ होता नहीं है, हमारे यहाँ का नेटिव नहीं है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि कश्मीर में नेटिव है ब्लूबेरीज, नहीं। ब्लूबेरीज कभी खाया है, मतलब कि एक मिडिल क्लास लोग तो खाते ही नहीं ब्लूबेरीज कभी। हमने ब्लूबेरीज, मैंने तो ब्लूबेरी खाया है चीज़ केक में, जब चीज़ केक खाया तो चीज़ केक ब्लूबेरी चीज़ केक खाया, ब्लूबेरीज का कोई शेक पी लिया, तो वहाँ ब्लूबेरीज उठा के मैंने तो नहीं खाया था कभी, ठीक। अब दिस इज़ व्हाट इट इज़, यहाँ पे ये ब्लूबेरीज हैं, ये इंडिया में इंपोर्ट करके ला रहे हैं हम लोग। बट इंडिया में लगा कहाँ सकते हैं? द पोटेंशियल इज कि इंडिया में हम इसको कश्मीर वाले रीजन में लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में टेम्परेट क्लाइमेट कहाँ पे है? टेम्परेट क्लाइमेट तो इसी जोन में है ना, कश्मीर वाले जोन में टेम्परेट क्लाइमेट, तो वहाँ लगा सकता है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट ऑलरेडी बता रखा है मैंने कि ग्रेट निकोबार पे प्रोजेक्ट बना रहे हैं हम लोग, जहाँ पे उस प्रोजेक्ट के अंदर में वी आर बिल्डिंग एन एयरपोर्ट, वी आर बिल्डिंग अ शिपमेंट कॉरिडोर एंड वी आर ऑल्सो बिल्डिंग अ टाउनशिप। तो एक ग्रेट निकोबार का प्रोजेक्ट है जिसमें कि गलथिया बे को पढ़ाया था मैंने, वहाँ पे दिखाया था आपको उस मैपिंग में, ये वही चीज़ है यहाँ पे ग्रेट निकोबार में। इसमें एक ट्राइब ध्यान रखना, शॉम्पेन ट्राइब्स। इसके पहले एक धांगा ट्राइब था, बताया था जो महाराष्ट्र वाला, ठीक है, महाराष्ट्र में ही था ना वो, गुजरात में, एक बार देख लेना उसको। ये हमारा शॉम्पेन ट्राइब्स, शॉम्पेन ट्राइब कहाँ पे? ग्रेट निकोबार में। 2 ट्राइब वहाँ नोट कर लेना। फिर आपके पीएम जनमान स्कीम है। जनमान स्कीम का मतलब क्या? जन मतलब क्या? ट्राइब्स, तो जनमान ट्राइब्स का की आदिवासी जन, ठीक है, के जन के लिए, मान के लिए, ठीक है। जैसे पीएम स्वनिधि स्कीम था, पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम था, वही वाला है, उस टाइप से कुछ है, ठीक है। तो ये किसके लिए है? ये पीवीटीजी ट्राइबल्स के लिए है। चलो भाई बढ़िया है, समझ आ रही है, आवाज़ आ रही है? हाँ ठीक है। अब बात करो प्लेसेस इन न्यूज़। 2 चीज़ इस वीक में न्यूज़ में रहा है, वन इज बोट्सवाना, अदर वन इज चिले, ठीक है।
अब चिले में एटाकामा डेजर्ट में, ये न्यूज़ में आपको इसका स्टैटिक समझाऊंगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। बोट्सवाना न्यूज़ में क्यों है, 2492 कैरेट का डायमंड मिला है यहाँ पे, बस इतनी बात। बोट्सवाना देख लेना कहाँ पे, लैंडलॉक्ड नेशन है, मतलब कि लैंडलॉक्ड में सी का एक्सेस नहीं है, लैंडलॉक्ड है ये, बस इतनी सी बात। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट इज योर चिले। मैं चिले समझा, चिले में हुआ क्या कि लिथियम माइनिंग कर रहे थे, लिथियम माइनिंग से क्या हुआ है कि सॉल्ट फ्लैंक सिंक कर गया है ब्राइन एक्सट्रैक्शन की वजह से। कुछ समझ में नहीं आएगा इसमें आपको पढ़ के, मैं समझाता हूँ इसको अच्छे से, टेंशन नहीं लो। उसके पहले समझ लो मेंस का एक न्यूज़ है, उसको भी समझा दूंगा एक बार कंटेक्स्ट देख लो। चाइल्ड मैरिज है, हालांकि दिस इज अ स्टैटिक का टॉपिक, ऐसे भी जब हम पढ़ते हैं सोशल जस्टिस तो वहाँ पे चाइल्ड मैरिज तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, सोसाइटी में पढ़ते ही पढ़ते हैं चाइल्ड मैरिज, तो दिस इज नॉट समथिंग विच इज आपके इसका, ठीक है। हिमाचल प्रदेश कंटेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश ने बिल पास किया है जिससे कि मैरिज की एज जो है वो 18 से 21 साल कर दी गई है और बढ़ा दी गई है। अब इसको एनालाइज करते हैं कि अगर ये एज बढ़ जाए या फिर ये एज कम हो जाए तो इस एज को बढ़ाने का क्या कंटेक्स्ट है क्या नहीं, इसको समझ लेते हैं अच्छे से हम लोग। सो लेटेस्ट डू 2 आर्टिकल्स इन डिटेल आज के लेक्चर में। 2 आर्टिकल को अच्छे से हम डिस्कस करते हैं। 1 मिनट। ठीक है, ये 2 आर्टिकल को अच्छे से पढ़ते हैं। पहला आर्टिकल इज ध्यान समझना और इसको अच्छे से करना। ठीक है, इसको हम लोग काफी अच्छे से करेंगे। प्लीज गिव योर फोकस हियर। आज के लेक्चर का हार्ट यही है। द फर्स्ट वन इज योर पेरू चिले कोस्ट के बारे में हम जानेंगे पेरू चिले कोस्ट के बारे में जानेंगे। पहली चीज, प्लीज गिव योर फोकस हियर, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उससे पहले हम क्या जानेंगे पता है, इसका नोट्स बनाना प्लीज मेक नोट्स आउट ऑफ दिस। और उसके पहले हम जानेंगे देयर इज योर लिथियम सुनते हो यार, कभी सोचा है कि लिथियम का एक्सट्रैक्शन होता कैसे, लिथियम मिलता कैसे। चिले हमें पता है, ये बोलिविया, अर्जेंटीना, चिले जो है, दीज थ्री आर कॉल्ड एज द लिथियम ट्रायंगल। सबसे ज्यादा रिजर्व लिथियम का यहाँ पे, बट लिथियम रिजर्व होता क्या है समझो इस चीज को। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सॉल्ट पैन्स, ये जमीन है, इसको बोलते हैं सॉल्ट पैन। इस सॉल्ट पैन के अंदर में क्या है, देयर इज योर ब्राइन का सोल्यूशन। ब्राइन सोल्यूशन इज नथिंग बट सॉल्ट। ब्राइन सोल्यूशन के अंदर में क्या पता है आपको, इसके अंदर में सॉल्ट है, बट सॉल्ट क्या कंटेन करता है, सॉल्ट कंटेन लिथियम। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये सॉल्ट पैन मतलब कि जमीन है इसके ऊपर की, सॉल्ट पैन इज द जमीन इसके ऊपर का। ठीक है, ये इसके ऊपर का जमीन है। ओके, और जमीन को होल्ड किसने किया है, ये अगर मैं डायग्राम आपको इस तरीके से बना के दिखाऊं, तो इस जमीन को होल्ड कर रखा है इस ब्राइन के सोल्यूशन ने, इसके ऊपर ये चीज है। अब मुझे बताओ हम क्या कर रहे हैं कि यहां ड्रिल करके यहां से हम ब्राइन सोल्यूशन को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उसके बाद उसको फील्ड में क्या करते हैं, ब्राइन सोल्यूशन को इस तरीके से ओपन फील्ड में डाल देते हैं। ब्राइन किससे होता क्या है, यहाँ से अभी एवापोरेट कर जाएगा जितना भी पानी वानी है, और बच जाएगा आपके पास लिथियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं, एंड दैट्स हाउ। उसके बाद थोड़ा सा प्रोसेस होगा प्यूरिफिकेशन वगैरह का, एंड दैट्स हाउ वी गेट द लिथियम। ये प्रोसेस है लिथियम का। अब प्रॉब्लम क्या है कि पेरू चिले कोस्ट पे चिले में ये चीज हो रही है कि सॉल्ट पैन सिंक कर गया। सिंक क्यों किया, क्योंकि आपने ब्राइन सोल्यूशन जो कि इसको होल्ड करके रखा हुआ था, इस ब्राइन सोल्यूशन को कम कर दिया। मान लो कि यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पे कम हो गया, तो यहाँ से कोलैप्स कर जाएगा, सिंक कर जाएगा ये। सो वही चीज हुई यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ मान लो यहाँ से कम होने लगा, यहाँ एम्प्टी स्पेस क्रिएट हुआ, यहाँ से क्या कर गया, सिंक कर गया इस तरीके से। यहाँ से मान लो कि इस तरीके से सिंक कर गया। ठीक है, समझ गए ये बात, ये यहाँ से इस तरीके से कुछ तो भी हमारा सिंक कर गया। ठीक, ये हमारा प्रोसेस ऑफ द एक्सट्रैक्शन ऑफ लिथियम एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है। अब न्यूज़ समझ गए, न्यूज़ में क्या बोला कि ये यहाँ से होता है एक्सट्रैक्ट, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलता है, और वहाँ से वो चीज़ हो गई कि वहाँ पे वो कोलैप्स कर गया। ओके, अब द थिंग विच वी शुड कीप इन माइंड, ये तो हो गया एक न्यूज़ आर्टिकल। उसी न्यूज़ आर्टिकल से एक और चीज़ समझा दूंगा मैं आपको, पेरू चिले कोस्ट की ज्योग्राफी। अब समझो ये है क्या पेरू चिले कोस्ट की ज्योग्राफी। दिस इज योर पेरू चिले का कोस्ट, यहां पे देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एटाकामा डेजर्ट। ये क्या है, दिस इज योर एटाकामा डेजर्ट। इसको हम क्या बोलते हैं दोस्त, इसको बोलते हैं हम एटाकामा डेजर्ट। प्लीज अपने मैपिंग वाले पेज में इसको लिखो, एटाकामा डेजर्ट। एटाकामा डेजर्ट इज कॉल्ड एज द ड्राइएस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। व्हाट,
ड्राइएस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, बट द रीजन इज वाई। ये साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका नीचे में क्या है, अंटार्कटिका है, आना बोलना है, अंटार्कटिका है, इतना ऊंचा नहीं है, नीचे है थोड़ा सा, ये आपका कुछ तो भी अंटार्कटिका है। यहाँ से आपके कोल्ड हम्बोल्ट करंट आती है, कोल्ड ओशन करंट आती है, हम्बोल्ट करंट इस तरीके से नहीं आ रही है, ये कुछ तो भी ऐसे करके आ रही है, इस तरीके से ही नीचे से कोल्ड हम्बोल्ट करंट राइज करती है। एंड सिंस, एक सेकंड रुक जाओ, इसको ब्लू कलर से मैं बनाता हूँ क्योंकि ये कोल्ड नेचर की है। तो यहाँ से आपके कोल्ड जो हम्बोल्ट करंट है वो यहाँ से कोल्ड करंट आपके आ रही है, ठीक है। जब ये कोल्ड करंट आती है तो इसके कोस्ट पे व्हाट हैपेंस इज दैट, कि इसके कोस्ट पे हुआ क्या कि यहाँ पे हम समझे पहले इसका क्लाइमेटोलॉजी। देख, इसकी ज्योग्राफी की अगर बात करते हैं हम, तो इसका एक क्लाइमेटोलॉजी वाला एंगल आएगा जहाँ बात करेंगे कि क्या होता है, एल नीनो ला नीना क्या होता है, ठीक, ये चीज़। फिर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद है आपकी इसका जियोलॉजी या जियोमॉर्फोलॉजी, इसका जियोलॉजी देख लो कि किस तरीके से बना नहीं बना। ये दो चीज़ तो देखना ही देखना है आपको, ध्यान देना क्या देख रहे हैं। पहले समझते क्लाइमेटोलॉजी क्या है, फिर बात करेंगे बना कैसे है ये। तो यहाँ से आपकी कोल्ड करंट आती है जिससे कि इस एरिया में कोल्ड, यहाँ पे एरिया ठंडा हो गया तो हवा राइज ऊपर नहीं करेगा, तो यहाँ सबसाइड करेगी हवा। तो हवा यहाँ पे राइज करने नहीं कर रही है, हवा यहाँ सबसाइड कर रही है। एंड वेन एवर द एयर मास विल सबसाइड, सबसिडेंस से क्या होता है कि वहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होता है ग्राउंड पे। वेन एवर देयर इज हाई प्रेशर ऑन द ग्राउंड, तो हवा ऊपर राइज नहीं करेगी, यहाँ से हवा ऊपर राइज ही नहीं कर रही है, हवा नीचे जा रही है। हवा जब राइज करेगी तो ही बादल बनाएगी, इसका मतलब कि हवा नीचे आ रही है। जब नीचे आएगी तो क्या बादल बनाएगी? नहीं। तो नीचे आएगी तो बादल मतलब कि यहाँ पे वेट कंडीशन होगी, ड्राई कंडीशन होगी। यहाँ पे देयर विल बी अ ड्राई कंडीशन, एंड दिस इज वाई यहाँ पे क्या हो जाता है दोस्त, यहाँ पे ड्राई कंडीशन है। एंड वेन एवर देयर इज ड्राई कंडीशन दैट विल लीड टू व्हाट, इसी को हम बोलते हैं कोल्ड डेजर्ट। अब बोलो इसको कोल्ड डेजर्ट क्यों बोलते हैं, हॉट डेजर्ट क्यों नहीं बोलते? क्योंकि दिस डेजर्ट इज फाउंड बाय द राइजिंग ऑफ द अपवेलिंग ऑफ द कोल्ड करंट्स, एंड इसकी वजह से यहाँ पे कोल्ड कंडीशन बनी हुई, क्योंकि हवा यहाँ पे नीचे आ रही है। दिस इज वाई इट इज अ कोल्ड डेजर्ट। एक और रीजन क्यों है डेजर्ट का, इसके जस्ट बगल में एक और चीज है, उसको हम बोलते हैं क्या पता है, वी कॉल दैट एज योर एंडीज। ये ऐसा पैरेलल चलता है इसके, ये एटाकामा डेजर्ट है, इसके पैरेलल या एटाकामा डेजर्ट के पैरेलल चलता है ये आपका चलता है पता है क्या, दिस इज योर एंडीज माउंटेन। इट इज अ फोल्ड माउंटेन। क्या है? फोल्ड माउंटेन है, मतलब कुछ इस तरीके से फोल्ड माउंटेन है ये, ठीक है। फोल्ड्स में बना हुआ है, मतलब कि एक बार कंप्रेशन हुआ तो एक लेयर बना, फिर कंप्रेशन ऐसे आ रहा है, एक बार कंप्रेशन हुआ तो एक लेयर बन गया, फिर आया, फिर कंप्रेशन हुआ एक लेयर बन गया, फिर आया, फिर एक कंप्रेशन लेयर बन गया, इस तरीके से करके क्या लेयर बन रहा है यहाँ पे। दिस इज व्हाट इट इज योर, यहाँ पे ये चीज़ होगी। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये चीज़ ऊपर आ रही थी कोल्ड करंट, इससे यहाँ पे कोल्ड कंडीशन बना, एंड इसकी वजह से हवा ऊपर जाने की जगह नीचे आ रही है, सबसाइड करी, इसलिए यहाँ पे ड्राई कंडीशन बनती है, एंड ड्राई कंडीशन लेड टू द डेजर्ट का फॉर्मेशन। एंड इज नॉट अ कोल्ड, इट इज नॉट अ हॉट बट अ कोल्ड डेजर्ट। वाई? कि कोल्ड कंडीशन है। एक और रीजन क्या है कि दिस एंडीज माउंटेन व्हाट इट डज इज दैट, कि यहाँ से हवा का, माउंटेन का दो पर्पज होता है कि माउंटेन का जो विंडवर्ड साइड है, हवा यहाँ से आएगी तो हवा ऊपर राइज करेगी, यहाँ बादल बनाएगी, यहाँ बारिश कर देगी। बट ये अगर इसका रेन शैडो एरिया है, मतलब कि किसका उल्टा साइड है, तो यहाँ पे हवा नीचे आएगी, जब हवा नीचे आएगी तो यहाँ हाई प्रेशर बनाएगी, जब हाई प्रेशर बनाएगी तो क्या बारिश हो, बादल बनेगा, बादल नहीं बनेगा तो बारिश नहीं होगा तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा। तो इसका मतलब कि जो एंडीज माउंटेन का ये ईस्ट वाला साइड है, ये इसका लीवर्ड साइड है, इसका मतलब कि हवा जो इधर से ईस्ट साइड से हवा जो आ रही है, ये इधर जाके ऊपर राइज हो जाएगी और इस साइड बारिश देगी, बट इसके इस साइड बारिश दे ही नहीं रही है। समझो इस बात को, हवा ईस्ट से ईस्टर्ली जो हवा आ रही है ये ऊपर जा रही है, ऊपर जाके बादल बनाती है, बट माउंटेन के इस साइड, माउंटेन के इस साइड सन्नाटा है। जब माउंटेन के साइड सन्नाटा है तो दैट्स वाई यहाँ पे अगेन ड्राई कंडीशन बनती है, एंड दीज टू फैक्टर लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द डेजर्ट विच इज कॉल्ड एज द एटाकामा डेजर्ट। एंड एटाकामा डेजर्ट, लेट मी टेल यू, इज द ड्राइएस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। ओके, वाई ड्राइएस्ट? बिकॉज ऑफ टू फैक्टर्स आर कमिंग इन टू प्ले। एक तो कोल्ड करंट पे आकर खुद ड्राई कर देता है, और यहाँ से जो हवा आती है ये हवा तो रोक लेती है, और ऊपर से इसको जाके सब्सिडेंस करवाते हैं। दोनों जगह सब्सिडेंस होता है, हवा राइज नहीं करेगा तो बादल नहीं बनेगा तो बारिश नहीं होगी तो डेजर्ट होगा, और डेजर्ट कोल्ड क्यों होगी? कोल्ड करंट आती है, कोल्ड कंडीशन है। दिस इज व्हाट इज द क्लाइमेटोलॉजी ऑफ योर पेरू चिले कोस्ट। ओके, अब व्हाट हैपेंस इज दैट कि पेरू चिले कोस्ट पे जो चीज राइज करती है, दिस इज व्हाट इज द एल नीनो ला नीना, यहीं से बनता है। जब यहाँ से ये चीज राइज करती है, ये जो ठंडी हवा जो राइज कर रही है यहाँ से, इट प्रिवेंट्स द काउंटर इक्वेटोरियल करंट टू कम, क्योंकि ये हवा, ये जो ओशन करंट ऊपर आई है, ये जो काउंटर इक्वेटोरियल करंट आपका जो आएगा अभी इधर से, इस तरीके से काउंटर इक्वेटोरियल करंट है ना, ये आप इसको इस तरीके समझो, इधर अफ्रीका है,
राइट, इधर क्या बात कर रहे हैं हम लोग, दिस इज अफ्रीका। एंड फिर यहाँ पे आपके इस एरिया में यहाँ पे क्या है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है, बोल यार, ठीक है। हवा तो ऐसे बह रही है, इक्वेटोरियल करंट भी इस तरीके से बह रहा है। अब यहाँ पे एक क्या होता है, इक्वेटोरियल करंट से बह रहा है, इक्वेटोरियल करंट को काउंटर करने के लिए एक काउंटर इक्वेटोरियल करंट यहाँ से बहती है जो कि हॉट इन नेचर है, यस और नो, यस। अब जब देखती हॉट करंट यहाँ से, इक्वेटोरियल करंट यहाँ से आती है, काउंटर करंट यहाँ से आ रही है, देखती यहाँ से कोल्ड करंट आ रही है, इसको देख के वो रुक जाती है, आती ही नहीं, क्योंकि हॉट कोल्ड साथ में नहीं जाएगा, इसलिए वो रुक जाती है। तो एज लॉन्ग एज दिस इज अपवेलिंग इज बीइंग हैपनिंग, अपवेलिंग हो रहा है कोल्ड करंट का, तो ये काउंटर इक्वेटोरियल करंट होता नहीं, आता नहीं यहाँ पे। जब ये आता नहीं है तो यहाँ पे हॉट कंडीशन, यहाँ पे हाई प्रेशर बना रहता है, यहाँ बारिश नहीं होती है, ड्राई कंडीशन होता है। बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस, कभी कभी क्या होता है, इस पैटर्न जब ये वीक हो जाता है तो ये वाली जो हवा है, ये वाला जो करंट है, कोल्ड करंट, ये कम हो जाता है, ये वीक हो जाता है। जब ये वीक हो जाएगा तो यहाँ पे कुछ इसको रोकने वाला है नहीं, तो जो काउंटर इक्वेटोरियल करंट यहाँ से होते हुए आ रहा है, ये देखेगा यहाँ रोकने वाला कोई है नहीं, ये जो गर्म वाला जो करंट है, ये करंट यहाँ पे आएगा। और जो यहाँ पे अभी कोल्ड हवा आती थी, यहाँ गर्म हवा, यहाँ जो कोल्ड करंट आती थी, यहाँ पे गर्म करंट आ जाएगी। जब गर्म करंट आ जाएगी तो यहाँ से अब जो चीज़ यहाँ पे डाउन वेलिंग होती है, हवा जो सबसाइड करती है, ये हवा राइज करेगी तो बादल बनेगा तो एटाकामा डिजर्ट में भी बारिश हो जाएगी। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज अल नीनो का कंडीशन, ठीक है। अल नीनो का कंडीशन की ये जो वॉकर सेल आपका जो था, ये इसका रिवर्सल हो गया। ये अभी यहाँ जो बारिश नहीं होती थी, अब बारिश हो रही है, तो रिवर्स कर गया। इसी रिवर्सल ऑफ वॉकर सेल को बोलते हैं अल नीनो की कंडीशन, ठीक है। और जब ये अल नीनो की कंडीशन होती है तो इंडिया में ड्रॉट आता है। वो कैसे आता है, बहुत लंबा चल जाएगा, फिर लेक्चर 1 घंटा लग जाएगा इसे करने में, समझिए ना मोटा मोटा इसमें बात, ठीक है। अब ये बना कैसे है, इसकी थोड़ी सी ज्योग्राफी समझ लो, मतलब जियोलॉजी समझ लो। हुआ क्या है, फोल्ड माउंटेन बने, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक नाज़का प्लेट है आपका, और यहाँ पे आपका साउथ अमेरिकन प्लेट है। साउथ अमेरिकन प्लेट जो है ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ठीक है। और ये वाला जो आपका ओशियानिक नेचर का है, ओशियानिक नेचर का हेवी होता है, पढ़ाया था लास्ट सेक्शन में मैंने। तो हेवी वाला क्या करता है, हेवी वाला यहाँ से सबसाइड कर जाएगा। अब सबसाइड करेगा तो यहाँ पे फोल्डिंग हो जाएगी, फोल्डिंग हुआ तो इसी फोल्डिंग से बन गया एंडीज माउंटेन, और यहाँ पे ट्रेंच बन गया। इसी ट्रेंच को बोलते हैं पेरू चीले ट्रेंच। तो आप यहाँ पे देखोगे कि इसके समुंदर के अंदर में यहाँ पे ट्रेंच है और यहाँ पे रॉकी एंडीज माउंटेन है, और दोनों आपस में पैरेलल चलते हैं। क्यों, क्योंकि देखो दोनों पैरेलली तो बना है, इस तरीके से होगा तो इसके पैरेलली बनेगा, ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। दैट्स व्हाई यू विल सी कि जहाँ भी फोल्ड माउंटेन दिखते हैं आपको, ट्रेंचेस दिखते हैं, वहाँ पे सबडक्शन हुआ है, क्योंकि ओशियानिक क्रस्ट भारी था, सबसाइड कर गया अंदर में। सो अगर कोई बोले आपसे कि बना कैसे है अटाकामा डेजर्ट का ये जो पूरा पेरूचेले जो चीज़ है, नाज़का प्लेट जो कि ओशियानिक प्लेट था, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नाज़का प्लेट। नाज़का प्लेट ओशियानिक नेचर का था, भारी था, सबसाइड कर गया, साउथ अमेरिकन कंटिनेंटल था, ये ऊपर रह गया, इस वजह से यहाँ पे ट्रेंच बना, यहाँ पे माउंटेन बना, एंडीज माउंटेन, पेरूचेले ट्रेंच, दिस इज इट। समझ गए इस बात को, यहाँ तक देख लिया हमने। यार लेक्चर छोटा भी बोलो तो बड़ा हो ही जाता है। लास्ट टॉपिक इज योर चाइल्ड मैरिज। देखो चाइल्ड मैरिज की बात करेंगे, चाइल्ड मैरिज होता क्यों है, क्या स्टैटिस्टिक है, वो तो हम लोग पढ़ते हैं डिटेल में। सिंपल सी बात समझ लो कि अगर हम एज को 18 से 21 कर देंगे तो इंप्लीकेशन क्या आ सकता है कि लेट से कि थोड़ा सा ये ऑथोरिटेटिव हो जाएगा कि अगर मान लो कोई 18+ लड़की है, नाउ शी कैन मैरी समवन, अभी 21 साल वैलिड एज हो जाएगी, तो यहाँ तक पेरेंट्स कैन मैनिपुलेटेड, ऑनर किलिंग का केस बढ़ सकता है यहाँ पे, क्योंकि आप पुलिस के पास ये लोग जा नहीं पाएंगे 21 साल तक में। तो ये क्योंकि गांव में जो गांव में ये चीज़ें पहले हो जाती है ना, दैट्स व्हाई दे विल गेट हर मैरिड, और उनके उसकी लिबर्टी का ये हो जाएगा वायलेशन। तो दिस इज वन इम्प्लीकेशन ऑफ दिस, कि बढ़ाने से एक इशू आ सकता है। ओके, चाइल्ड मैरिज। अच्छा, चाइल्ड मैरिज को कम करना है, चाइल्ड को एजुकेट कर दो, सेंसिटाइजेशन कर दो, ठीक है, ये सारी चीज़ है। सो दिस इज इट, इसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे कभी स्टैटिक वगैरह में, ठीक है। सो यहाँ तक हमारा करंट अफेयर ओवर हुआ। एक सेकेंड, सो आई टेक यू लीव हियर। यहाँ तक क्लियर सब कुछ, मज़ा आया ज्योग्राफी पढ़ के, ठीक है। टाइम होता तो मैं और अच्छा पढ़ाता आपको, और ज़्यादा पढ़ाता, बट ठीक है, जितना पढ़ना था तो पढ़ लिया हमने, ठीक है। अदरवाइज भाई अलिनियो लानिनिया सब कुछ पढ़ना पड़ता है इसमें, इंडियन का ड्राउट तो छोड़ दो, अभी बाद में देखते हैं। पढ़ाया हुआ ज्योग्राफी मैंने ऐसे प्रीलिम्स के टाइम, यूट्यूब पे लेक्चर भी है, अगर लगे आपको क्यूरियोसिटी हो तो वहाँ पे अलिनियो लानिनिया का लेक्चर में अलग से, उसको देख लेना, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। सो आई टेक यू लीव हियर, सो कीप स्टडिंग, कीप हसलिंग, बाय बाय, गॉड स्पीड, ओके, बाय।